तो मेरी क्यूटी पाइस, तो आज अपने को कल के लेक्चर का कंटिन्यूशन करना। आज अपने पढ़ना है मूवमेंट ऑफ फोर्स। इसी को हम दूसरे नाम क्या दे देते हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। और ज़्यादा साइंटिफिकली, क्योंकि आप तो मेरे छोटे छोटे साइंटिस्ट हो, तो आप इसे क्या बोल के एड्रेस करेंगे, आप इसे बोलेंगे टॉर्क। क्या बोलेंगे, टॉर्क। तो आपने फर्स्ट टाइम ये सारे वर्ड सुने होंगे, तो लेट मी एक्सप्लेन इट। किसी भी, जैसे अपने को किसी भी चीज़ को मूव कराना है, ये मेरा बॉडी है, इसी को मैंने मूव कराना है, तो मेरे को इसके क्या देना पड़ेगा, फोर्स। वैसे ही अगर कोई बॉडी है, अगर मैंने इसको घुमाना है तो मेरे को इसको देना पड़ेगा टॉर्क। घुमाने के लिए क्या चाहिए होता है, टॉर्क चाहिए होता है, टॉर्क। ठीक है। तो जो बॉडी घूमती है तो फिर कौन सा मोशन करेगी, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में क्या आ जाता है, हमारा टॉर्क आ जाएगा। ये बॉडी मेरी घूम रही है, किसकी वजह से घूम रही है, टॉर्क की वजह से घूम रही है। ठीक है। तो सबसे पहले टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ये तीनों चीज़ें एक ही बात है, इतना आपको पता चला। टॉर्क घुमाने के लिए चाहिए होता है। ठीक है। अभी आप इसके बारे में डेफिनेशन लिखते हैं। सो व्हाट इज टॉर्क। टॉर्क होता क्या है, टॉर्क की आप किस डेफिनेशन है, वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर। एक बार डेफिनेशन को, इसका मतलब मैं एक्सप्लेन करती हूँ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको अपने क्या नाम दे दिया, डी, फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन about which the body moves। तो ये मेरी बॉडी है, यहाँ से मैंने फिक्स कर दिया, ये मेरा फिक्स पॉइंट है। ठीक है। तो ये है मेरी बॉडी, ये है मेरी बॉडी। यहाँ पे मैंने क्या लगाया, फोर्स लगाया। ये फोर्स कितना, कैसे लगाया, एफ फोर्स लगाया। और ये डिस्टेंस कितना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस, ये देखो आपस में परपेंडिकुलर, ये डी यहाँ पे है, फोर्स यहाँ पे लग रहा है, तो आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये डी है, ये एफ है। तो अगर मैंने यहाँ पे फोर्स लगाई, सो दिस इज़ द केस, यहाँ पे मैंने इधर से फोर्स लगाया, तो ये क्या होगी, बॉडी मूव करने लग जाएगी। यहाँ से तो फिक्स है, यहाँ से फिक्स है, तो यहाँ से क्या करने लग जाएगी, बॉडी मूव करने लग जाएगी। ठीक है। तो इसको टॉर्क को हम डिनोट कैसे, टॉर्क इज डिनोटेड बाय टाउ। ये ऐसे थोड़ी टेढ़ी सी करके टी, थोड़ी सी जे से बना के ना, उल्टा जे टाइप, इसे टाउ बोलते हैं। ठीक है। इससे आप टॉर्क को डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, टाउ क्या हो जाएगा, एफ मल्टीप्लाई डी, एफ क्रॉस डी। वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जिसके बारे में आप अपनी 11th क्लास में पढ़ेंगे, बट इसके लिए आप यहाँ पे आपकी स्टैंडर्ड पे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से भी आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है। तो अभी इसका मैं थोड़ा सा एक और एग्जांपल लेना चाहूँगी, वो है अपना स्क्रू की टाइटनिंग का। ठीक है। तो लेट्स सी इट। तो ये मैंने क्या बनाया, एक स्क्रू बनाया, ये वाला अंदर वाला स्क्रू, और ये बाहर वाला क्या है, स्क्रू, वो जैसे अपन टाइट करते हैं, हमारे पंजाबी में तो इसे बोलते हैं चाबी। ठीक है। यहाँ पे स्क्रू में फिट हो जाएगी, और ये क्या करेंगे, हम इसको घुमा के टाइट करेंगे। ठीक है। तो अपन क्या देखते हैं कि ये चाबी है, इसको मैं घुमा रही हूँ। अगर मैं इसे क्लॉकवाइज घुमा रही हूँ, क्लॉकवाइज मतलब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, क्लॉकवाइज मतलब जैसे क्लॉक घूमती है, ये जो हमारी क्लॉक होती है वो ऐसे घूमती है ना, इस डायरेक्शन में, यहाँ पे ऐसे। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है क्लॉकवाइज के अगेंस्ट, क्लॉकवाइज से उल्टा, ये ऐसे जाएगी। ठीक है। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में डिफरेंस पता लगे। अगर मैंने फोर्स को मैंने क्लॉकवाइज लगा दिया, फोर्स मेरा क्लॉकवाइज है, तो क्या होने लग जाए, टाइट होने लग जाता है। ये आपकी नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है, आप घर में भी इसे ट्राई करके देख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, टाइट होने लग जाएगा। अगर मैंने फोर्स को एंटी क्लॉकवाइज लगा दिया, कैसे लगा दिया, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होने लग जाएगा, ये लूज होने लग जाएगा, ओपन होने लग जाएगा। ठीक है। ये आपके बुक में एक छोटा सा एग्जाम्पल सा दिया उधर, टू एक्सप्लेन इट, तो मैंने कर दिया। अभी एक और चीज़ मैं आपको एक्स्ट्रा बताती हूँ, जिससे आपके कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी। ये मैं सपोज करो, ये पूरा का पूरा है वो मेरा, ये वाली की डंडी, चाबी की डंडी। अगर ये बड़ी है तो मेरे को कम फोर्स लग रहा है, आराम से मैं घुमा पा रही हूँ। बट अगर ये छोटी है,
अगर ये छोटी है, सपोज दिस ओनली कैप वाला पार्ट, नो प्रमोशन, मेरे को पैसे नहीं दिए, तो ये इसको घुमाने के लिए मेरे को ज़्यादा फोर्स देना पड़ रहा है, तो जिसकी डंडी ज़्यादा होगी ना लंबी, उसे फोर्स कम देना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी अपन बात करते हैं इसके ऊपर, इसकी यूनिट्स के ऊपर। यूनिट ऑफ टॉर्क, टॉर्क को अभी मैं टाउ से रिप्रेजेंट करूँगी। ठीक है, तो ये होता क्या है, इसका फॉर्मूले से आपको पता लग जाए। टॉर्क क्या है, F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स का यूनिट क्या होता है, SI यूनिट न्यूटन, और डिस्टेंस का मीटर। तो टाउ का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर। टाउ का यूनिट हो गया अपना न्यूटन मीटर, और 1 न्यूटन ये हो गया SI यूनिट, दिस इज SI यूनिट। ये डायरेक्टली पेपर में पूछे जा सकते यूनिट्स, तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, अभी अपन 1 न्यूटन क्या होता है, 10 की पावर 5 डाइन। देखो न्यूटन को डाइन, समझ जाओ ना अभी सरकैसम क्या बोलना चाह रही हूँ मैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। तो अभी आप अगर इसे CGS यूनिट में करें, CGS यूनिट, CGS यूनिट मतलब छोटे यूनिट्स में, तो CGS यूनिट्स में क्या आ जाएगा, न्यूटन की पावर डाइन में रखो, 10 की पावर 5 डाइन इनकू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर्स, तो क्या आ जाएगा 10 की पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। ठीक है, और टॉर्क क्या है, टॉर्क इज ए वेक्टर, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास इट हैज़ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक है, अभी अपन देखते हैं किस किस पे टॉर्क ही डिपेंड करता है। तो देखते हैं टॉर्क किस पे डिपेंड करता है। टॉर्क, ये मेरा क्यू ही है भाई। टॉर्क डिपेंड्स ऑन, टॉर्क के फॉर्मूले में क्या आता था, टॉर्क F मल्टीप्लाई डी, नहीं क्या आता था, तो किस किस पे डिपेंड करना चाहिए। तो फर्स्ट फैक्टर है फोर्स, तो फोर्स पे क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपको फॉर्मूले से देख के पता लग रहा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कि अगर मैं फोर्स बढ़ाऊंगी तो टॉर्क भी बढ़ेगा, अगर मैं फोर्स को कम करूंगी तो टॉर्क भी कम होगा। तो इसे आप कैसे लिखें, तो इसे आप लिखेंगे और टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल torque is directly proportional to force when perpendicular distance from line of action of force। ये जो D है हमारा वो कांस्टेंट है, और perpendicular distance from the line of action of force remains constant। जब तक ये कांस्टेंट रहेगा D, तब तक जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका टॉर्क बढ़ेगा। ठीक है, तो आप ये ऐसे लिख सकते, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, ऐसे भी लिख सकते हैं। टॉर्क बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो टॉर्क बढ़ेगा, अगर टॉर्क कम होगा तो फोर्स कम होगा। ठीक है, अभी सेकंड फैक्टर जो आ जाता है वो है अपना ये डिस्टेंस, ये D वाला टर्म। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं मोमेंट आर्म। ये D को अपन मोमेंट आर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो D है, ये D है, इसी के अराउंड ही मूवमेंट हो रहा है, तो इसे अपन बोल देते हैं मोमेंट आर्म। टॉर्क, इसके भी आपको देखो पता लग रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मेरे को ज़्यादा बताने की जरूरत तो है नहीं। टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या नाम है इसका, मोमेंट आर्म। बट इसके लिए क्या कंडीशन है, फोर्स को कांस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर फोर्स भी चेंज हो रहा है और ये मोमेंट आर्म भी चेंज हो रही है तो टॉर्क ऑब्वियस ही बात है चेंज होगा ही होगा। ठीक है, और टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट आर्म व्हेन फोर्स अप्लाइड रिमेन्स कांस्टेंट। जब तक फोर्स अप्लाइड कांस्टेंट रहेगा तब तक क्या होगा, ये कांस्टेंट रहेगा। तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D, अगर D बढ़ेगा तो टॉर्क भी बढ़ेगा, अगर D कम होगा तो टॉर्क भी कम होगा।
ठीक है, तो ये था। आप इसके एग्जाम्पल क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी इसका आप देते हैं आपको होमवर्क। सो बच्चा पार्टी, तो आपका होमवर्क ये है। सबसे पहले तो आपने डेफिनेशन दी, डिफाइन मूवमेंट ऑफ फोर्स, गिव इट्स यूनिट ऑल्सो, उसके यूनिट्स भी स्टेट करने हैं। ठीक है, ऑन विच फैक्टर टॉर्क डिपेंड, टॉर्क किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। और थर्ड क्वेश्चन है, इसमें आपका दिमाग यूज होगा। इफ़ फोर्स इज कॉन्स्टेंट बट डी इज डिक्रीज, अगर फोर्स कॉन्स्टेंट है डी को डिक्रीज करे तो वट विल हैपन ऑन टॉर्क, टॉर्क बढ़ेगा घटेगा क्या होगा, या कांस्टेंट रहेगा, ये आपको बताना है। अगर फोर्स को इंक्रीज कर दिया बट डिस्टेंस कांस्टेंट है। फोर्थ, न्यूटन मीटर किसका यूनिट है, टॉर्क का है, वर्क का है, पावर का है, कि दोनों का है। और फिफ्थ आपका ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल 10⁵, 10⁹ सेंटीमीटर, ट्रू है कि फॉल्स है। थोड़ा सा होमवर्क है, आप आई नो यू विल डू इट। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आपके लिए कमेंट्स हमेशा ओपन है, आई विल आंसर इट ऑल। सो थैंक यू फॉर टुडे, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।